नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत 100% अकेडमी हरियाणा में। तो आपको अगर पॉलिटी में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको याद नहीं होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पॉलिटी की सीरीज अब शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें आपको जो पॉलिटी है उसमें हम आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी डिटेल में, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी में टॉपिक, वो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा जो है वो 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई थी और 24 जनवरी 1950 को स्थगित की गई थी। ठीक है दोस्तों। और इसको पहले इंपेरियल इंपेरियल लेजिस्लेटिव इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो सीटें थी वो 389 सीटें थी, और ये 389 सीटें दिसंबर 1946 से जून जून 1947 तक थी। फिर सीटों को घटाकर 299 कर दिया गया, और यह जून 1947 से जनवरी 1950 तक रही। ठीक है दोस्तों। जब जब 389 सीटें थी, तो इन 389 सीटों में 296 जो थे वो प्रतिनिधित्व थे, यानी प्रतिनिधि थे। इन 296 में से 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी से आते थे। चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी वो मैं आपको अभी बताऊंगा। चीफ कमिश्नरी थी और 292 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है दोस्तों। और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से मनोनीत किए गए थे। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी। पहली थी दिल्ली, दूसरी थी अजमेर अजमेर मारवाड़, क्योंकि मारवाड़ पहले अलग था लेकिन बाद में इन दोनों को एक कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। फिर इनको बाद में एक कर दिया गया था। अगली थी कुर्ग। कुर्ग जो आज का कर्नाटक है दोस्तों, उसी को कुर्ग कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। चौथी थी बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, जो आज पाकिस्तान का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। ये 4 कमिश्नरी थी उस समय। अब हम जानते हैं कि इसमें जो वोट था उसका नेचर कैसा था। वोट डालने का जो नेचर था वो कैसा था, वो था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि इसको इस सभा के बारे में जो हमारे जितने भी भारतीय थे और जितने भी अंग्रेज थे उनका क्या मानना था और उनकी क्या अवधारणाएं थी, इसको लेकर के 1922 में महात्मा गांधी जी ने यह स्वीकार कर लिया था कि भारत के निर्माण के लिए, अगर भारत के संविधान के निर्माण के लिए हमें एक संविधान सभा का गठन करना ही होगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 1934 में एम एन रॉय जो कि हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे, उन्होंने भी यह माना था कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक आधिकारिक मांग बन गई थी कि संविधान सभा का गठन होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जब अगस्त ऑफर आया 1940 में अगस्त ऑफर आया, तो अगस्त ऑफर में क्या था कि जो वाइस रॉय थे हमारे लॉर्ड लेन लॉर्ड लेट गो, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी
हमारी जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसकी एक्सपेंशन के लिए एक स्टेटमेंट जारी की थी और उसके बाद जो हमारी बोर्ड एडवाइजरी थी उसको एस्टेब्लिश किया जाना था अगस्त ऑफर के तहत। लेकिन इस अगस्त ऑफर के तहत यह भी माना गया था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि संविधान को बनाने के लिए भारतीयों की भागीदारी जरूरी है, यह हमारे अंग्रेजों ने माना था। लेकिन गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। वो इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेजों ने यह माना था कि संविधान सभा में मूलतः भारतीय होंगे। इसका मतलब यह था कि अगर मूलतः भारतीय होंगे तो अंग्रेजों का होना भी उसमें तय था। लेकिन इसी तरह से गांधी जी ने इस सभा का बहिष्कार करने का प्रयास किया था। ठीक है। फिर 1942 में इस प्रस्ताव में भी यह माना गया था कि संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी गांधी जी ने अस्वीकार किया था क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि संविधान सभा दूसरे विश्व युद्ध के बाद होगी, इसलिए गांधी जी ने अस्वीकार किया था। फिर 1942 में जब साइमन एटली की इंग्लैंड में सरकार बनी तो उन्होंने वहां से 1942 में वहां से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान के तहत उन्होंने 3 कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के भारत भेजे थे और वो 3 कैबिनेट सरकारी मंत्री थे सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। वो 3 मंत्रियों के मैं नाम लिख देता हूं दोस्तों। तो जो 3 कैबिनेट मंत्री थे उनका नाम पहले थे सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिस्प और एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 मंत्री भारत आए थे और इन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी। जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तो यह माना गया था कि एक व्यक्ति जो है वो 10 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करेगा, यह माना गया था। तो इसी तर्ज पर हमारी जो सीटें थी वो 389 सीटें बनी थी और इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत यह माना गया था कि 389 सीटों में 296 जो सदस्य थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि प्रतिनिधि थे। ठीक है, जिसमें 4 मैंने बताया कि वह चीफ कमिश्नरी से थे और बाकी 93 जो थे वो मनोनीत थे। ठीक है, और जो कि प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। फिर उसके बाद इस सभा का गठन किया गया 9 दिसंबर 1946 को। जब इस सभा का गठन किया गया 9 दिसंबर 1946 को, तो पहले जो अध्यक्ष बने वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो उन्होंने इसलिए इस सभा का प्रतिनिधित्व किया था क्योंकि वह सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस सभा का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन इस सभा में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, इसलिए 93 जो हमारे पिछली स्टेट थे उन्होंने भी इस सभा में भाग नहीं ले पाए थे। ठीक है, इसलिए मुस्लिम लीग के भाग न लेने पर विल्सन चर्चिल ने यह कहा था कि ये सभा जो है ये एक बिना दुल्हन के विवाह के जैसा है, क्योंकि इसमें दुल्हन ही गायब है। ठीक है, ये हमारे विल्सन चर्चिल ने यह कहा था। जब उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उनको स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 में नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसमें संविधान के निर्माण के लिए जो उद्देश्य थे वो उसमें संक्षिप्त में बताए गए थे, जिसमें आपने कई बार टीवी पे उनकी किसी एक नाट्य रूपांतरण में
एक भाषण सुना होगा कि एट द मिडनाइट आवर्स, तो वही एक उद्देश्य प्रस्ताव था जो नेहरू जी ने रखा था। फिर इस उद्देश्य प्रस्ताव को आज प्रियम्बल के रूप में जाना जाता है। और इसको जब मुस्लिम लीग उसमें भाग नहीं ले पाई थी, तो इस प्रस्ताव को प्रियम्बल में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रस्ताव था उसे मंजूरी नहीं मिली थी, ठीक है, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। फिर 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। फिर डॉक्टर अम्बेडकर जो कि इस सभा में भाग ले रहे थे, तो उनके कुछ दिलचस्प किस्से हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य होकर उन्होंने बॉम्बे से चुनाव लड़ा, जिसमें वो हार गए। लेकिन फिर बाद में बंगाल की प्रेसिडेंसी से उन्होंने चुनाव लड़ा मुस्लिम लीग की मदद से, तो वह चुनाव जीत गए और उन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें जगह बनाई। लेकिन यह माना जाता है कि अगर उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी में अगर चेयरमैन बनाना था, तो उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुना जाना जरूरी था, यह माना गया था। तो इसके लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जो चुनाव लड़कर जीते थे, उनकी बजाय अम्बेडकर जी को उस बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सदस्य बनाया गया था और उनके लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सीट वैकेंट कराई गई थी, ठीक है दोस्तों। फिर डॉक्टर अम्बेडकर जी को इस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन इससे पहले जो डॉक्टर बी एन राव थे, उन्होंने संविधान का प्रस्ताव प्रारूप तैयार कर लिया था, जिन्होंने बर्मा यानी कि म्यांमार का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका भी प्रारूप तैयार किया था। तो जो इन्होंने प्रारूप भारत के संविधान के लिए जो प्रारूप तैयार किया था, बस उसी प्रारूप को मद्देनजर रखते हुए बस विचार विमर्श करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ये ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था और इस कमेटी में 7 सदस्य थे। वे 7 सदस्य थे, पहले थे बी आर अम्बेडकर, जो कि इसके अध्यक्ष बने। जो 7 सदस्य थे वह थे, उसमें से पहला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरे गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे थे मोहम्मद शादुल्ला, जो कि मुस्लिम लीग से थे। मोहम्मद शादुल्ला मुस्लिम लीग से थे। और 5वें थे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। और छठे थे टी कृष्णमाचारी। और 7वें थे माधव राव। ये 7 सदस्य इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रारूप तैयार होना था भारतीय संविधान सभा के लिए, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के ये 7 सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के ये 7 सदस्य थे। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम यह था कि जो बी एन राव ने ड्राफ्ट तैयार किया था भारत के संविधान के निर्माण के लिए, उस पर विचार विमर्श करना इनका काम था। फिर मैं आपको अम्बेडकर जी की कुछ किताबें आपको बताता हूँ कि उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी अपना जो भारत का संविधान था उसका प्रारूप तैयार करने के बाद, उसमें
में लिखा एक बुक लिखी थी, बुक ऑफ थॉट्स, बुक ऑफ थॉट्स, बुक ऑफ थॉट्स ऑन द पाकिस्तान, बुक ऑफ थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी थी। और दूसरी थी रिडल ऑफ, दूसरी लिखी थी रिडल ऑफ हिंदुइज्म, रिडल ऑफ हिंदुइज्म। ये दो किताबें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी थी। और मैं आपको कुछ दोबारा से रिकैप करा देता हूँ कि 15 इसमें कुल महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, जिसमें एक मुस्लिम महिला, एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम बेगम अय्याज रसूल, बेगम अय्याज रसूल थी। इसके अधिवेशन, कुल अधिवेशन 11+1 ये अधिवेशन हुए थे। और आखिरी जो अधिवेशन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत के संविधान लागू हुआ। और यह पास ही लागू हुआ था, यानी कि आधा ही लागू हो पाया था। इस दिन 16 आर्टिकल्स लागू किए गए थे, लागू किए गए थे, 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। और इन 16 आर्टिकल में आर्टिकल 394, आर्टिकल 394 जो है, इसमें उन 16 आर्टिकलों का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 5, 6, 7, 8 से लेकर 366, 367 और 380 आर्टिकल भी शामिल है। 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था। 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था, दिवस बनाया था। ठीक है दोस्तों, पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था। और 24 जनवरी 1950 की अंतिम सभा में 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और पहले हस्ताक्षर पंडित नेहरू ने किए थे और सबसे आखिरी हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बावजूद सभा में 324 सदस्य शामिल हुए थे। और 15 अगस्त 1947 में 299 लोगों ने भाग लिया था सदस्य के रूप में। इस अंतिम इस अंतिम सभा में जो कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया था। और आर्टिकल 380 में इंटरिम प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आर्टिकल 380 में बताया है इंटरिम प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, यानी कि अंतरिम राष्ट्रपति के बारे में बताया है। और आर्टिकल 393 में बताया है कि भारत के संविधान का विषय के बारे में बताया है। भारत के संविधान के विषय के बारे में बताया है।
और जो विषय है वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान, ये विषय उस आर्टिकल में बताया है। और अगला आर्टिकल 394, आर्टिकल 394 में यह बताया है कि जो 16 आर्टिकल लागू हुए थे जो 26 जनवरी 1949 को, तो उसके बारे में बताया है। लेकिन जो बाकी के भाग थे आर्टिकल के, वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। यह आर्टिकल 394 में बताया है, यानी कि 16 आर्टिकल जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, और रिमेनिंग आर्टिकल जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, उसके बारे में जिक्र किया है। ठीक है दोस्तों। फिर अब 15 अगस्त 1946 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक, इस कार्यकाल में हमारी जो शासन प्रणाली है वो किस तरह से चले, इसके बारे में जिक्र करने की कोशिश की। तो इस दौरान जो शासन प्रणाली है वो किस तरह चलेगी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था हमारे सभी सदस्यों के सामने। तो इस शासन प्रणाली को चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के तहत यह तय किया गया कि जो शासन प्रणाली है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही चलेगी। ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने संविधान को एक जाति की 15 अगस्त 1946 से 26 जनवरी 1950 तक यह तय किया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसी के तहत शासन प्रणाली चलेगी। फिर अब हम दोस्तों बात करेंगे कि इस संविधान सभा के बारे में इसने क्या क्या कहा। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जो संविधान है वह एक जाति की सभा है, यानी कि हिंदुओं की सभा है। यह उनका कहने का तात्पर्य था। ठीक है। इसी तर्ज में लॉर्ड साइमन ने भी यह कहा था कि संविधान सभा जो है वो हिंदुओं की सभा है। फिर अगला जो हमारे डॉक्टर के वी राव थे, उन्होंने कहा था कि अम्बेडकर जो है वह फादर और मदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। यानी कि अम्बेडकर जी को माई बाप बताया था हमारे भारत के संविधान का। ठीक है दोस्तों। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो एक स्किल्ड पायलट की उपाधि धारण किए हुए हैं। ठीक है। और डॉक्टर अम्बेडकर जी को आज क्या, यानी कि आधुनिक भारत का मनोगी कहा जाता है। तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं तक था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियोस को पूरा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।